हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कशन करने वाले हैं एनसीईआरटी किताब का पाठ नंबर 8, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर को मैं इसी वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। एनसीईआरटी में जो भी पेज नंबर में पेज बाय पेज क्वेश्चन पूछा गया है और जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों आपको लास्ट में पूछा गया इस चैप्टर में, उस सब का आंसर मैं आप लोगों को इसमें बताने वाला हूं, जो कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुका है और कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है और जो पूछने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीक़ा से शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये देखने वाले हैं पेज नंबर 142 का जो क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन, डीएनए प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो जनन को संतति पीढ़ी में जाता है। अतः जनन की मूलभूत आवश्यकताओं मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना है। जनन कोशिका में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रकृतियां बनती है जो एक दूसरे से कुछ अलग हो सकती है। इसके बाद ही डीएनए की प्रकृतियां विलग हो जाती है। परिणामतः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाएं बनाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ में नहीं आया हुआ होगा। मैं आपको समझाता हूं। कहता है दोस्तों कि डीएनए की प्रकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, यानी प्रकृति में क्या महत्व है। तो ये समझ लीजिए दोस्तों कि डीएनए जो होता है उसकी प्रजातियाँ दो होती है, ठीक है। यानी आपके अंदर भी डीएनए है, हमारे अंदर भी डीएनए है। उसमें दो प्रजातियां होती है, एक होता है बुरा और एक होता है अच्छा। यानी एक दूसरे से कुछ अलग होता है। दोनों दिखता है समान लेकिन अलग होता है। एक क्या है, तो जैसे आप एक फील कीजिए कि जब आप ठंडी मौसम में अपने बेड पे सोते हैं और सुबह के उठते समय आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि काश अभी हम थोड़ा देर और सोए रहते। और दोस्तों, कुछ मन कभी कभी ये करता है कि हमको अभी उठना है, जल्दी उठना है, मुझे ये काम है, कुछ काम रहता है आपको। लेकिन उस समय क्या करता है, उस समय जो बैड एलिमेंट होता है, जो बैड डीएनए होता है, डीएनए का जो दो भाग है, एक बैड एलिमेंट और एक गुड एलिमेंट। तो जो बैड एलिमेंट होता है वह चाहता है कि हम इसको सुला दें, कुछ देर और सुला दें। लेकिन दोस्तों, कुछ देर के द्वारा में ही इसमें क्या देखते हैं कि बहुत देर तक आपको नींद आ जाता है। तो यही बैड एलिमेंट जो होता है, इसको आपको मारना है। ये डीएनए की प्रकृति जो दो प्रजातियां होती है इसकी, इसमें हमेशा आपको गुड एलिमेंट को रखना है। अन्यथा दोस्तों आपका हर काम बेकार हो जाएगा, हर काम लेट से होगा, ठीक है। इसलिए सुबह में आप लोगों को हमेशा 5 बजे तक उठ जाना चाहिए, यानी सूरज उगने से पहले आपको उठ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा आप लोग रात में सोचते हैं लेकिन होता नहीं है। हर रात एक ऐसा डिसाइड करते हैं आप कि आज हम सुबह में 5 बजे या 6 बजे उठ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्सर आप लेट से उठते हैं, यही बैड एलिमेंट के कारण। यदि आप आदत बना लेंगे, रोज़ाना आप सुबह के 6 और 5 बजे उठेंगे, तो दोस्तों आपका एलिमेंट गुड एलिमेंट जो है उसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी, यानी उसका सोचन शक्ति बढ़ जाएगा। तो यही आपका डीएनए की प्रकृति का प्रजनन में महत्व है दोस्तों। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, जीव में विभिन्नता स्पीसीज के लिए वो लाभदायक है, परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? यही हमें बताना है। तो समझिएगा, किसी भी जीव में डीएनए उसकी शारीरिक संरचना तथा विकास के लिए उत्तरदायी होता है। इसी के कारण वह अपने आपको किसी भी वातावरण में रहने योग्य बन पाता है। वातावरण में अनेक परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं, जैसे पृथ्वी का ताप कम या अधिक होना, बहुत कम या बहुत अधिक वर्षा का होना आदि। इन अवस्थाओं में
समष्टि का संपूर्ण विनाश भी संभव हो सकता है, परंतु यदि जीवों में विविधता होगी तो इसमें कुछ जीव ऐसे भी होंगे जो होने वाले वातावरण के परिवर्तन के बावजूद भी बचे रहेंगे और संपूर्ण समष्टि का विनाश हो जाएगा। परंतु इस प्रकार की विभिन्नता व्यष्टि की उत्तरजीविता के लिए आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीक़ा से तैयारी कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। पेज नंबर 142 में 2 क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पेज नंबर 146 की ओर। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, यानी कि द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी पूछने की ये संभावना है। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन को एक बार देखने के बाद जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज करके नोट्स बना लेना है, क्योंकि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज जो है बहुत सारा चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में है, सारे चैप्टर को आप लोग देख सकते हैं। जो आपका चैप्टर कंप्लीट है वो ठीक है, जो चैप्टर कंप्लीट नहीं है उसको कंप्लीट कर लेना है, नोटबुक बना लेना है, ठीक है। तो चले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। द्विखंडन और बहुखंडन में निम्नलिखित अंतर है, दोनों तरफ इस तरह से लिख लेना है। चलिए हम लोग द्विखंडन का देख लेते हैं। इसमें जनक केंद्रक दो भागों में विभाजित होता है और इसमें जनक केंद्रक अनेक भागों में विभाजित होता है, क्योंकि नाम से ही क्लियर है बहुखंडन, और ये द्विखंडन सिर्फ 2 भाग में, बहुखंडन मतलब बहुत भाग में। दूसरा पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यह विखंडन अनुकूल परिस्थिति में होता है और यह विखंडन प्रतिकूल परिस्थिति में होता है। ऐसे याद करेंगे तो आपको आसान तरीक़ा से याद हो जाएगा। इसमें एक जनन से 2 संततियों का जन्म होता है, इसमें एक जनन से अनेक संततियों का जन्म होता है, जैसे प्रोटोजोआ तथा अमीबा, और इसमें है जैसे प्लाज्मोडियम। बहुखंडन का उदाहरण अगर पूछे प्लाज्मोडियम देना है, द्विखंडन का उदाहरण पूछे प्रोटोजोआ और अमीबा क्या है तो द्विखंडन है। इसका चित्र भी दोस्तों गौर से देख लीजिए, इसका चित्र इस तरह से होता है, आपका अमीबा में द्विखंडन और ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीका इसका चित्र है। और इसका देखिए दोस्तों, अमीबा में द्विखंडन, कितना शानदार चित्र है इसका, ठीक है। चलिए हम लोग इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, बीजाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बीजाणु द्वारा जनन से जीव प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जनन कर सकते हैं, क्योंकि बीजाणु के चारों ओर मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में भी इसकी रक्षा करती है। इस प्रकार के जनन में बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु उत्पन्न होते हैं जो एक बार में ही अंकुरित हो जाते हैं। इस प्रकार से एक बार में ही अनेक जीव उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि पेज नंबर 146 का दूसरा नंबर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए पेज नंबर 146 का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, हाइड्रा और प्लैनेरिया जैसे सरल जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न करने में सक्षम है। पुनरुद्भवन की प्रक्रिया में शरीर के अंगों से ही नए जीवों का गठन होता है। सरल जीव इस विधि का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि उनका पूरा शरीर समान होता है। देखिए लगभग समान होता है दोस्तों, कोशिकाओं से बना होता है और शरीर के किसी भी हिस्से से एक नए शरीर का विकास किया जा सकता है। परंतु जटिल जीवों में सभी अंग उनके शरीर की प्रणाली के साथ जुड़े हुए इकाई के रूप में मिलकर काम करते हैं, इसलिए पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते। केवल त्वचा, मांसपेशियों, रक्त आदि का पुनरुद्भवन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट था, आप लोग इसका शानदार तरीक़ा से तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आप लोगों को कैसा रहा। और दोस्तों लास्ट में इस चैप्टर में जो इम्पॉर्टेंट दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को लास्ट में डिस्कशन करूँगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा केला, संतरा, गुलाब, चमेली आदि पौधों जो बीज पत्र उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं उनको उगने के लिए किया जाता है इसका प्रयोग। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना। इस विधि से उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एवं फल
कम समय में लगने लगते हैं तथा इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान ही होते हैं। ये होता है पौधा, यानी कि केला का, संतरा का और गुलाब, चमेली आदि का जो पौधा होता है वह अपना बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो देते हैं दोस्तों। तो इस तरह का आप लोग, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये है ब्रायोफिलम की पत्तियों में विकसित नए पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पेज नंबर 146 का 5वां नंबर क्वेश्चन है, डीएनए की प्रकृति बनाना जन्म के लिए आवश्यक है, क्यों? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए के बारे में आप पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर होगा जनन की मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनाना है, क्योंकि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा डीएनए की दो प्रकृति बनती रहती है दोस्तों। तो ये था शानदार तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 154 का क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परागकणों का किसी माध्यम जैसे कीट, पक्षी, वायु आदि द्वारा परागकोश से वर्तिकाग्र तक से स्थानांतरण को परागण कहते हैं, जबकि पौधों में नर युग्मक जैसे परागण तथा मादा युग्मक अंडाशय के संलयन द्वारा युग्मनज बनाने को निषेचन कहते हैं। परागण के बाद ही निषेचन होता है। ये होता है दोस्तों दोनों में विभिन्नता, यानी कि अंतर। दूसरा क्वेश्चन है, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो इसका आंसर होगा प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव तरल पदार्थ एक शुक्रवाहिनी में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं और इसके कारण इनका स्थानांतरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टिकोण से, इसलिए इसे आपको शानदार तरीका से कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए पेज नंबर 154 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, यौवनारंभ के समय लड़कियों के स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगती है तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गहरा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रजोधर्म होने लगता है और उनकी आवाज़ में भी परिवर्तन, जैसे पतली आवाज़ अर्थात तीखापन आने लगता है। ये था दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण प्राप्त होता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं, जो एक तस्त्री नुमा संरचना है और गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्धक होते हैं। माँ के ऊतकों में रिक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को पोषण, ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थ प्रदान करने हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 154 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 154 का क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। यदि कोई महिला कॉपर्टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसकी यौन संचरित रोगों से रक्षा करेगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। एक ही लाइन में नहीं, कॉपर्टी किसी महिला के यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं कर सकती। ये सिर्फ गर्भधारण को ही रोकने में सहायक होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पेज नंबर 154 का क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अभ्यास में जो क्वेश्चन है, अध्याय 8 का जीव जनन कैसे करते हैं उसका अब अभ्यास शुरू हो चुका है, जो कि आपको लास्ट में ये क्वेश्चन सब देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को गौर से देख लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? ईस्ट। क्या होगा? ईस्ट होगा दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एक ऑप्शन सही है और वह उसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 3 है, पराग कोश में होते हैं। तो 4 ऑप्शन है और एक ऑप्शन सही, उसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन डी, यानी कि परागकण। क्या होगा? परागकण।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? दोनों में अंतर भी अगर पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, लाभ पूछा जाए तो यही लिखना है। दोनों में अंतर स्पष्ट रूप से हो जाएगा और इसका जो है वर्णन हम लोग लास्ट में करेंगे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के बारे में। दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। लैंगिक जनन एक उच्च विकसित प्रक्रिया है तथा अलैंगिक जनन की तुलना में इसके अनेक लाभ हैं। लैंगिक जनन में दो भिन्न तथा लैंगिक असमानता वाले जीवों से आए युग्मकों का संलयन होता है। इस प्रकार के जनन में संततियों के गुणों में विभिन्नता आती है और वर्णों के नए संयोजन के अवसर बढ़ते हैं, जो विभिन्न परिस्थितियों में भी जाति के अस्तित्व को बचाए रखने में सहायता प्रदान करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो इसका आंसर होगा, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। वृषण से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न होता है जो शुक्राणुओं के उत्पादक तथा लड़कों में यौवनारंभ के लक्षणों जैसे चेहरे पर बालों का उगना, आवाज़ का मोटा होना आदि को भी नियंत्रित करता है। कौन? मानव में वृषण का कार्य। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऋतुस्राव क्यों होता है? तो इसका आंसर होगा, गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके शोषण के लिए तैयारी करता है, परंतु यदि अंड कोशिका का निषेचन नहीं होता तो गर्भाशय की आंतरिक भित्ति मांसल एवं स्पंजी हो जाता और निषेचन न होने के कारण यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निकल जाती। इस प्रक्रम को ही ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों तक होती है। रजोधर्म की अवधि या फिर दोस्तों ऋतुस्राव की अवधि पूछा जाए तो क्या कहेंगे? 2 से 8 दिनों तक होती है। ऋतुस्राव को ही रजोधर्म कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाएं। तो चित्र आप लोग इस तरह से बना सकते हैं, अगर आप लोग चाहें तो इससे शानदार चित्र भी बना सकते हैं। चित्र बनाने में कहीं अगर आपको दिक्कत होता है, चित्र बनाने में संकोच होता है, हार्ड लगता है, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा, गर्भ निरोधन रोकने के अनेक तरीके हो सकते हैं, इनमें कुछ विविध निम्नलिखित है इस प्रकार, जैसे यांत्रिक अवरोध, दूसरा है रासायनिक अवरोध और तीसरा है शल्य प्रक्रिया अवरोध। इसका बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं वर्णन। यांत्रिक अवरोध में इस विधि में शुक्राणु अंड कोशिका तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसमें शिश्न को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाला अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। महिलाओं में लूप अथवा कॉपर टीको गर्भाशय में स्थापित करके भी गर्भधारण को रोका जा सकता है। रासायनिक अवरोध, कुछ विशेष दवाइयों द्वारा शरीर में हार्मोन संतुलन का परिवर्तन कर दिया जाता है जिससे अंड का मोचन नहीं होता है, इसलिए निषेचन की कोई संभावना ही नहीं रह पाती है। तीसरा है शल्य प्रक्रिया अवरोध। इस विधि में पुरुषों की शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि शुक्राणुओं का स्थानांतरण रुक जाए, या महिलाओं में उनकी अंडवाहिनी अथवा फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाता है ताकि अंड यानी कि डिंब गर्भाशय तक ना पहुँचे। तो दोस्तों ये थे गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ। अगर विधियाँ पूछता है तो सिर्फ आपको विधि का नाम लिखना है। अगर यही क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछता है या फिर 2 नंबर में, 3 नंबर में, तो आपको इस तरह से लिखना है। अगर आपको ऑप्शन में पूछता है तो सिर्फ इसका नाम पे टिक लगाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार से है, एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर होता है? तो एक कोशिकीय जीवों में जनन की अलैंगिक विधियाँ ही होती है जिनमें अधिकतर एक ही जनन कोशिका अन्य संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार के जनन में केवल एक ही प्रकार के जनन की आवश्यकता होती है, जबकि बहुकोश के जीवों में लैंगिक जनन होता है जिनमें एक नर तथा मादा जीव की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट कोशिकाएं तथा विशेष अंग होते हैं जिनकी शरीर में स्थिति निश्चित होती है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व में किस प्रकार सहायक होता है? तो इसका आंसर होगा, जनन से जीव अपने प्रकार के और जीवों की उत्पत्ति करके अपने स्पीसीज के अस्तित्व को लंबे समय तक बनाए रह सकते हैं। यदि वे जनन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो जाएगी और एक दिन ऐसा भी आएगा जब स्पीसीज का नामो निशान मिट जाएगा। इस प्रकार जनन किसी स्पीसीज की समष्टि के अस्थायित्व के लिए अत्यंत आवश्यक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? इसका आंसर होगा गर्भ निरोध युक्तियाँ अपनाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला, लैंगिक यानी कि यौन रोगों से बचाने के लिए। उसके बाद दूसरा है दोस्तों अनचाहे गर्भ से बचाने के लिए। तीसरा, वित्तीय कारणों से और स्वास्थ्य कारणों से इन्हें क्या करनी चाहिए? इसके युक्तियाँ अपनाने के कारण हो सकते हैं। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के ये निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों पाठ पर आधारित जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। जनन के बारे में आपको डिटेल्स में समझना चाहिए। जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न कर सकते हैं। यह पृथ्वी पर जीवन की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है जनन के बारे में समझिए दोस्तों, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। डीएनए का पूरा नाम के अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। दोस्तों यदि अभी सबका फुल फॉर्म चाहते हैं अलग से, जैसे डीएनए, एचआईवी, एड्स, इस सब का अगर आपको फुल फॉर्म चाहिए तो दोस्तों कमेंट बॉक्स करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। वैसे मैं आप लोगों को पहले से ही आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूंगा, वहां से जा कर के आप लोग इसका सबका फुल फॉर्म याद कर सकते हैं। बिल्कुल मैं 1 मिनट में वहां बताया हूं सबका फुल फॉर्म, वहां से आप लोग शानदार तरीक़ा से ट्रिक से याद कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों तीसरा पॉइंट है डीएनए प्रकृति बनाता है तथा नई कोशिकाएं बनाता है। इससे कोशिकाओं में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ये नई कोशिकाएं एक समान है परंतु समरूप नहीं है। उसके बाद है दोस्तों विभिन्नता का महत्व। तो विभिन्नता का महत्व मैं आप लोगों को सबसे लास्ट में बताऊंगा इसके बारे में, विभिन्नता का महत्व क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, देखिए दोस्तों अभी बता देते हैं विभिन्नता का महत्व क्या होता है। लंबे समय तक प्रजाति यानी कि स्पीसीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी किया जाता है। ये है विभिन्नता का महत्व। दूसरा पॉइंट है जैव विकास का आधार, जिसमें प्रजनन के 2 प्रकार होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और दूसरा लैंगिक प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? यह एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। युग्मक का निर्माण नहीं होता है इसमें। नया जीव पैतृक जीव के समान यानी समरूप होता है। सतत गुणन के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है, अलैंगिक प्रजनन। अब हम लोग लैंगिक प्रजनन के बारे में जानते हैं। लैंगिक प्रजनन है 2 एकल जीव यानी कि एक नर व एक मादा मिलकर एक नया जीव उत्पन्न करते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। उसके बाद है दोस्तों इसका नेक्स्ट पॉइंट, नई जीव आनुवांशिक रूप से पैतृक जीवों के समान होता है परंतु समरूप नहीं होता। प्रजाति में विभिन्नताएं उत्पन्न करने में सहायक होता है। उच्च वर्ग के जीवों में यह पाया जाता है। अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित विधियां होती है। विखंडन, इस प्रक्रम में एक कोशिका या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, विखंडन। उसके बाद है द्विखंडन, जीव 2 कोशिकाओं में विभाजित होता है जैसे अमीबा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दोस्तों ये देखिए, ये है आपका अमीबा। बहुखंडन, जीव बहुत सारी कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जैसे प्लाज्मोडियम, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। और तीसरा जो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट, खंडन, इस प्रजनन विधि में सरल संरचना वाले बहुकोश के जीव विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है। ये टुकड़े वृद्धि कर नए जीव में विकसित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नए जीवों में क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। इसका जो उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा स्पाइरोगायरा। उसके बाद है दोस्तों मानव में प्रजनन कैसे होता है। मानवों में लैंगिक जनन होता है। लैंगिक परिपक्वता जीवन का वह काल जब नर में शुक्राणु तथा मादा में अंड कोशिका का निर्माण शुरू हो जाता है, तो वह किशोरावस्था की इस अवधि को यौवना आरंभ कहते हैं। यौवना आरंभ में क्या क्या परिवर्तन होता है, गौर से देखिएगा। पहला ऑप्शन ये है दोस्तों, किशोरों में एक समान कांख व जन्नांग के पास गहरे बालों का उगना। दूसरा ऑप्शन है त्वचा का तैलीय होना तथा मुहासे निकलना। ऑप्शन बी में लड़कियों में क्या होता है? स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। उसके बाद दोस्तों त्वचा व रजोधर्म होने लगता है। रजोधर्म को और क्या कहते हैं? ऋतुस्राव। लड़कों में चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलने लगता है, आवाज़ का फटना हो जाता है। ये परिवर्तन संकेत देते हैं कि लैंगिक परिपक्व हो रही है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक नर जनन तंत्र के बारे में समझिए। नर जनन तंत्र होता क्या है दोस्तों? वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में उपस्थित होते हैं। वृषण कोश तापमान तुलनात्मक रूप से कम होता है जो शुक्राणु बनने के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है नर युग्मक शुक्राणु कहाँ पर बनते हैं। उसके बाद वृषण ग्रंथि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्पन्न करते हैं। टेस्टोस्टेरोन के कार्य होते हैं शुक्राणु का उत्पादन, शुक्राणु उत्पादन का नियंत्रण, लड़कों में यौवना
यौवनावस्था परिवर्तन करना। शुक्रवाहिनी ये शुक्राणुओं को वृषण से शिशन तक पहुंचाती है। मूत्रमार्ग यह मूत्र और वीर्य दोनों के बाहर जाने का मार्ग है। बाहरी आवरण के साथ इसे शिशन कहते हैं। संबंधित ग्रंथियां शुक्राशय ग्रंथि तथा प्रोस्टेट ग्रंथि अपने स्राव शुक्राणु में डालते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों वो समझिएगा। इससे शुक्राणु तरल माध्यम में आ जाते हैं। यह माध्यम उन्हें पोषण प्रदान करता है, उनके स्थानांतरण में सहायता करता है। शुक्राणु तथा ग्रंथियों का स्राव मिलकर वीर्य बनाते हैं। इसका दोस्तों अगर आपको पूछा जाएगा कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए तो आप लोगों को ये चित्र बनाना है। इस चित्र को बड़े ही गौर से देखिए और शानदार तरीक़ा से इस चित्र को बनाइए। चित्र बनाने में अगर दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी पेज नंबर पाठ 8 पर आधारित अध्ययन सामग्री यानी कि इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो पॉइंट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये था नर जनन तंत्र। अब हम लोग देखते हैं मादा जनन तंत्र। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंडाशय दोस्तों मादा युग्मक अथवा अंड कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। जैसे लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों परिपक्व अंडे होते हैं। यौवन आरंभ पर इसमें कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2 में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। अंडाशय एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी उत्पन्न करते हैं। प्रोजेस्टेरोन ये है आपका प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद दूसरा पॉइंट है अंडवाहिका यानी कि फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को गर्भाशय तक स्थानांतरण करती है। अंड कोशिका व शुक्राणु का निषेचन यहाँ पर होता है। इस तरह से आपको एग्जाम में भी लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। गर्भाशय यह एक थैलीनुमा संरचना है जहाँ पर शिशु का विकास होता है। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। इसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको कह देगा एग्जाम में कि मानव का मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए। तो आप लोगों को चित्र कुछ इस प्रकार से बनाना है जैसा कि मैंने आप लोगों को नर जनन तंत्र के बारे में बताया था। कई बार एग्जाम में नर जनन तंत्र का सिर्फ नामांकित चित्र पूछ देता है या फिर मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र पूछ देता है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों को चित्र बनाना है और उसका नाम लिखना है। चित्र बनाने में कोई भी दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र सिर्फ चित्र बताऊंगा और नर जनन तंत्र का चित्र बनाऊंगा। या फिर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज भी कई बार वीडियो बना चुका हूं और हमारे चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो टॉपिक वाइज आपको देखने को मिल जाएगा। जो भी टॉपिक में आपको दिक्कत होता है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब अंड कोशिका का निषेचन होता है तो क्या होता है। तो समझिएगा इसके बहुत ही 3 पॉइंट है। निषेचित अंड युग्मनज कहलाता है जो गर्भाशय में रोपित होता है। गर्भाशय में रोपण के पश्चात यानी के बाद युग्मनज में विभाजन व विभेदन होता है तथा भ्रूण का निर्माण होता है। यहाँ से आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट प्लेसेंटा। यह एक विशिष्ट ऊतक है जिनकी तस्त्रीनुमा संरचना गर्भाशय में धसी होती है। इसका मुख्य कार्य इस प्रकार है। माँ के रक्त से ग्लूकोज ऑक्सीजन आदि भ्रूण को प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट भ्रूण द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थों का निपटान होता है। तीसरा पॉइंट है दोस्तों अंड के निषेचन से लेकर शिशु के जन्म तक के समय को गर्भकाल कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 9 महीने होती है। इसके बाद ये है दोस्तों जब अंड का निषेचन नहीं होता है तो क्या होता है। हर महीने गर्भाशय खुद को निषेचित अन्न प्राप्त करने के लिए तैयार करता है। गर्भाशय की भित्ति मांसल व स्पॉन्जी हो जाती है। यह भ्रूण के विकास के लिए जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका दोस्तों यदि निषेचन नहीं होता तो इस भित्ति की आवश्यकता नहीं होती रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रक्त एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकलती है। यह चक्र लगभग 1 महीने का समय लेता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। 50 से
40 से 50 वर्ष की उम्र के बाद अंडाशय से अंड का उत्पन्न होना बंद हो जाता है। फलस्वरूप रजोधर्म बंद हो जाता है, जिसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। किसे रजोनी वृत्ति कहते हैं। 40 से 50 वर्ष की उम्र में अंडाशय से अंड का निर्माण जो होता है वह उत्पन्न होना बंद हो जाता है। अब जनन स्वास्थ्य क्या है वो समझिएगा, मैं आपको पूरा क्लियरली बताता हूँ जनन स्वास्थ्य के बारे में। जनन स्वास्थ्य का अर्थ है जनन से संबंधित सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं व्यवहारिक रूप से स्वस्थ होना। रोगों का लैंगिक संचरण क्या होता है, STDs, इसका भी फुल फॉर्म मैंने बता दिया है। अनेक रोगों का लैंगिक संचालन भी हो सकता है, जैसे जीवाणु जनित गोनेरिया, सिफिलिस, ये जनन स्वास्थ्य में आता है, लैंगिक संचरण के लिए उपयोग है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद है विषाणु जनित मस्सा, जिसे वाट्स भी बोला जाता है, HIV एड्स, जो कि मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। कंडोम के उपयोग से इन रोगों का संचरण कुछ सीमा तक रोकना संभव हो जाता है। गर्भरोधन, गर्भधारण को रोकना गर्भरोधन कहलाता है। इसके बाद है दोस्तों, इसका गर्भरोधन के कई प्रकार होते हैं, जैसे यांत्रिक अवरोध, शुक्राणु को अंड कोशिका तक नहीं पहुंचने दिया जाता है। उदाहरण के लिए शीशन को ढकने वाले कंडोम, योनि में रखे जाने वाले सर्वाइकल कैप, और ऑप्शन नंबर बी में है रासायनिक तकनीक। इसका उपयोग क्या होता है वो समझिएगा। इसके उदाहरण है दोस्तों, मादा में अंड को न बनने देना, इसके लिए दवाई ली जाती है जो हार्मोन के संतुलन को परिवर्तित कर देती है। इनके अन्य प्रभाव जैसे विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। IUCD, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। लू या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, जिससे गर्भधारण नहीं होता है। शल्य क्रिया तकनीक क्या होता है, नसबंदी, पुरुषों में शुक्रवाहिकों को रोककर उसमें से शुक्राणुओं का स्थानांतरण पर रोक लगा देता है। उसके बाद है दोस्तों ट्यूबेक्टोमी क्या होता है, वह महिलाओं में अंडवाहिनी को अवरुद्ध कर अंड के स्थानांतरण को रोक देता है। भ्रूण हत्या क्या होता है, मादा भ्रूण को गर्भाशय में ही मार देना भ्रूण हत्या कहलाता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलित लिंग अनुपात आवश्यक है। यह तभी संभव होगा जब लोगों में जागरूकता फैलाई जाएगी। वह भ्रूण हत्या तथा भ्रूण लिंग निर्धारण जैसी घटनाओं को रोकना होगा। तो दोस्तों, इस तरह मैंने आप लोगों को अध्याय NCERT साइंस का चैप्टर 8 का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को इसमें कंप्लीट करा दिया है। यदि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो या कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी सारी बातें समझ में आ गया होगा। चैप्टर वाइज मैंने लिंक जो है इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जो भी चैप्टर में आपको जो भी कन्फ्यूजन होगा, जो चैप्टर आप नहीं कंप्लीट कर पाए हैं, तो चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन बता दिया है। ऑल चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।